हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा। साल 2016 कई ऐसे बड़े फैसलों का गवाह बना जिन्होंने देश में छाप छोड़ी। मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला, दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना, जीएसटी पारित किया जाना इस साल केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लीक से हटकर लिए गए असाधारण फैसले रहे हैं, जिन्हें लेकर इन सरकारों की सराहना और आलोचना दोनों ही हुई। अब साल 2016 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में चलिए नजर डालते हैं इस साल के कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसलों पर। आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की, तो सब हैरान रह गए। सरकार ने इस फैसले को काला धन, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम बताया। नोटबंदी लागू होने के बाद से 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। जहां एक धड़ा इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा इसका जमकर विरोध। हालांकि इसकी सफलता असफलता को लेकर स्थिति आने वाले समय में ही साफ हो पाएगी। 8 नवंबर की रात 8 बजे नरेंद्र मोदी के अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन ने हड़कंप मचा दिया। इस घोषणा में पीएम ने 8 नवंबर की आधी रात से देश में 500 और 1000 रुपए के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया। इसका मकसद केवल काले धन पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि जाली नोटों से छुटकारा पाना भी था। इस फैसले को साल 2016 का सबसे बड़ा फैसला माना गया, जिसने रातों रात काले धन कुबेरों का चैन छीन लिया। यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नोट यानी कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे। इस कदम को भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर लगाम लगाने के मकसद से एक साहसी कदम माना गया। कुछ लोगों ने इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक तक कह दिया। इससे पहले इसी तरह के उपायों को भारत की स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया था। जनवरी 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को वापस ले लिया गया था और 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट 1954 में दोबारा शुरू किए गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने फिर से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था, ताकि जालसाजी और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। और 28 साल बाद भारत सरकार ने एक बार फिर काले धन पर प्रहार करने का यह साहसिक कदम उठाया। हालांकि इस फैसले के बाद एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोग परेशान दिखे। कहीं इस फैसले पर नाराजगी दिखी तो कहीं समर्थन। नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों ने 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जो सफल नहीं हुआ। वहीं इस नोटबंदी के मुद्दे पर संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज भी आपको नहीं काम करना है, आज भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसवन न्यूज। उरी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की उम्मीद की गई, लेकिन मोदी सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें न सिर्फ पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया, बल्कि आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया। पीएम मोदी के इशारे पर भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इस बात की जानकारी 29 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया है। उरी हमले के बाद भारत की ओर से जिस ठोस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी, मोदी सरकार ने उसे अंजाम दे दिया। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर
28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक कर 7 आतंकी ठिकानों को तबाह कर डाला। भारतीय सेना को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी भारत में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इसके बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक की रूपरेखा तैयार की गई। सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर डाला। सेना की स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज ने आधी रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ये मिशन चलाया। बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सेना के मुताबिक भारतीय सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए एलओसी के दूसरी ओर 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे। जानकार मानते हैं कि इस हमले को लेकर बेहद खुफिया तरीके से 7 दिन तक प्लानिंग की गई। सीमा पर हर एक्टिविटी पर करीब से नजर रखी गई। ये हमले हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा समेत 4 सेक्टर में किए गए। ये जगह लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर स्थित है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया ने भी यहां संघर्ष होने की बात कबूली। इन हमलों में 7 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। भारतीय कमांडोज को इन ठिकानों पर हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप किया गया था। मिशन को अंजाम देने के बाद वो वापस इन्हीं हेलीकॉप्टर से सुरक्षित लौट आए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 21 सितंबर को रेल बजट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया। इसके साथ ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है, यानी अब अगले साल आम बजट में ही रेल बजट पेश किया जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए। इसी साल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 92 सालों से चली आ रही परंपरा को खत्म कर दिया। साल 1924 से अब तक आम बजट से पहले रेल बजट पेश होता आया है, लेकिन अब आम बजट में रेल बजट को मिला दिया जाएगा। आपको बता दें कि रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। 21 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। फैसले के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विकास के मसले पर रेलवे की भूमिका अलग नहीं है। अब तक आम बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता रहा है, लेकिन इस बैठक के बाद बजट की प्रक्रिया 31 मार्च से पहले खत्म करने का विचार हुआ। उन्होंने नीति आयोग में भी कहा है कि रेल बजट का आकार अब छोटा हो चुका है और आम बजट बड़ा होता गया है। कैबिनेट के इस बड़े फैसले के बाद साल 2017 से सिर्फ आम बजट ही संसद में पेश होगा। रेल मंत्रालय का वित्तीय लेखा जोखा भी आम बजट का उसी तरह से हिस्सा होगा
जैसे दूसरे मंत्रालय के लिए होता है। नीति आयोग के प्रस्ताव पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी मंजूरी पहले ही दे दी थी। वित्त मंत्रालय ही अब रेल मंत्रालय का बजट तय करेगा। वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच पेंशन की देनदारी, डिविडेंड, रेलवे को वित्त मंत्रालय से मिलने वाले ग्रॉस बजटीय सहायता और किराया तय करने का अधिकार जैसे मसलों पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। रेल बजट के आम बजट में विलय के बाद रेलवे केंद्र सरकार को डिविडेंड का भुगतान भी नहीं करेगा। हालांकि आम बजट में रेल बजट के विलय के बाद भी रेल मंत्रालय की ऑटोनॉमी बरकरार रखी जा सकती है। साथ ही नई ट्रेन चलाने का या फिर नई सुविधाएं देने का फैसला रेल मंत्रालय ही करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।